अपना बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आपको सीधी ले चलते हैं से नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में। आपको बता दें कि समाधान यात्रा के तहत आज मुख्यमंत्री अररिया पहुंचे हैं और वहां से ये सीधी तस्वीर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, साथ ही साथ ग्रामीणों से भी बातचीत कर रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, फिलहाल मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए और विकास कार्यों का यहां जायजा लेंगे। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली के तहत कई सारे पोखरों का जीर्णोद्धार किया गया है, बायोफ्लॉक बनाए गए हैं, जिस वजह से खास तौर पर किसानों को प्रोत्साहित किया गया है। विकास किस तरीके से वहां पर विकास के कार्य चल रहे हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद जमीनी स्तर पर हकीकत जानने के लिए समाधान यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। और आज समाधान यात्रा का कारवां अररिया पहुंचा है, जहां मुख्यमंत्री देखिए पगडंडियों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब खुद वो पैदल चलकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अधिकारियों की टोली उनके साथ मौजूद है, मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं। जो भी दिक्कतें या फिर जो भी समस्याएं लोगों की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने रखी जाती है, उसका निष्पादन मुख्यमंत्री तुरंत करने के निर्देश सभी अधिकारियों को देते हैं। और फिलहाल जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें देखिए मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर विकास कार्यों का जायजा लेंगे। खरहट गांव में मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे। समीक्षा बैठक में सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाती है, जिसमें जिलाधिकारी एक एक पॉइंट को मुख्यमंत्री को समझाते हैं और उसमें जो भी जमीनी हकीकत मुख्यमंत्री ने अपनी आंखों से देखा है, जहां भी उन्हें समस्याएं नजर आई, जहां पर थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उसका निष्पादन करने के लिए मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में सबके सामने कहते भी हैं और इसके साथ जीविका दीदियों से बात करते हैं। बात अगर जीविका दीदियों की करें तो मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से बात कर उनकी बातों को भी जानते हैं, क्योंकि जीविका दीदियों ने समाज में अलग अलग महिलाओं को, घरेलू महिलाओं को अपने साथ जोड़कर एक रोजगार से जोड़ने की मुहिम शुरू की और उसी के तहत सभी जो दीदियां हैं वो अभी आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने लिए खुद रोजगार बना रही हैं, कई सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं, जिससे आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं सभी जीविका दीदियां। और उनसे भी उन्हें क्या कुछ और चाहिए, क्या कुछ मांगे उनकी और हैं, कहाँ कहाँ उन्हें समस्याएं आती हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगे बढ़ते हुए, और बिल्कुल आप जहाँ पर मुख्यमंत्री को देख पा रहे होंगे उसके आसपास ये आपको पोखर भी दिखाई दे रहा होगा। दरअसल मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत काम किए हैं। मुख्यमंत्री का विजन ये रहता है कि जो किसान हैं वो सशक्त हों, किसानों को कोई दिक्कत ना आए, साथ ही साथ मछली पालन कर जो किसान है वो इससे भी जुड़े, इससे रोजगार खुले और किसान समृद्ध हो सके। और उसमें जो भी मदद सरकार की तरफ से की जानी है, मुख्यमंत्री उसको लेकर हमेशा से तत्पर रहते हैं और वो करते भी हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद वहां जाकर उन चीज़ों का अवलोकन भी करते हैं, निरीक्षण भी करते हैं। और फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहाँ की, जहां मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। और देखिए काफ़ी बारीकी से मुख्यमंत्री हर चीज़ को देखते समझते नज़र आते हैं और अधिकारियों से भी फीडबैक लेते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है, क्या कुछ कमियाँ हैं, उनके बारे में भी जानकारी मुख्यमंत्री अधिकारियों से लेते हैं। और जहां भी मुख्यमंत्री को कुछ कमी दिखाई देती है तो वो उसके लिए दिशा निर्देश भी देते हैं। समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री का मकसद ही यही है कि हर समस्या का समाधान निकाला जाए, जो लोगों को समस्याएं होती हैं उनका निष्पादन किया जाए। और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री को अपने पास पाकर लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अब इससे पहले की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे उसमें मुख्यमंत्री को देखकर जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे, काफ़ी भीड़ मौजूद थी वहाँ पर। और फिलहाल ये मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा लेते हुए कुछ बातचीत भी वहाँ पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि वो जब वहाँ पहुँचे हैं तो ऐसे भी जल जीवन हरियाली योजना जो है वो ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री का रहा है हमेशा से। और किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, पर्यावरण स्वच्छ रहे, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री काफ़ी हद तक जागरूक रहते हैं और लोगों को भी समझाते हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ बातचीत को सुनते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। शायद जो विकास के काम किए जा रहे हैं उससे जुड़ी कुछ जानकारी मुख्यमंत्री यहाँ पर लेते हुए
जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उनके साथ मौजूद हैं, जो उन्हें जानकारी दे रहे थे। यहां मुख्यमंत्री यहां के बाद समीक्षा बैठक भी करेंगे, सभी अधिकारियों की टीम वहां मौजूद होगी। और ये देखिए, कार्यक्रम स्थल पर जब मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे उससे पहले तैयारियां की गई थी, फूलों से कार्यक्रम स्थल को सजा दिया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। अररिया में खासतौर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो किसान हैं वो मछली पालन करें, मछली पालन कर अपने आप को समृद्ध बनाएं, सशक्त बनाएं। इसको लेकर मुख्यमंत्री जो है वो काम कर रहे हैं और जान भी रहे हैं लोगों की चीजें। और यहाँ देखिए, कार्यक्रम स्थल पर मौजूदगी मुख्यमंत्री की, और शायद वहां पर कुछ उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। मैं जानने की कोशिश जरूर करूंगी कि वहां पर अभी फिलहाल क्या चल रहा है, लेकिन तस्वीरों से ये साफ समझ में आ रहा है कि ये जो, और ये देखिए खूबसूरत सा दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी बात हम लगातार कर रहे थे। क्योंकि जो जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, कई सारे ऐसे पोखर हैं जो सूख गए थे, जिन पोखरों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उस पोखर को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, पोखर को कैसे जीर्णोद्धार किया जा सकता है, लोग उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने सारे काम किए हैं। और देखिए किस तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है और कितनी खूबसूरत तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। और इन्हीं पोखरों से जोड़कर, इन्हीं में मछली उत्पादन करके जो लोग हैं वो अपना आम जीवन जो है वो व्यापन कर सकते हैं, साथ ही साथ इससे रोजगार से जुड़ सकते हैं, अच्छी खासी कमाई उनकी हो सकती है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री जो हैं वो वहां पहुंचकर एक एक चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री को उसके बारे में सब कुछ जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। और अब बात करेंगे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी की। बिहार में 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली जल्द ही होने जा रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 2023 का साल नियुक्ति का होने वाला है। उन्होंने लिखा, जल्द ही नियुक्ति की नियमावली आने वाली है और नियमावली आते ही भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी। साथ ही ये बहाली जिला प्रशासन के नेतृत्व में की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से भी अपील की है कि वो घबराएं नहीं, कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी इसमें नहीं होगी और 38 इकाइयों में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें ये बड़ी जानकारी दी गई है और युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रजनीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जिस बात का इंतजार कर रहे थे युवा, अब उसकी तरफ एक पहल करते हुए शिक्षा मंत्री। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। कई बार आंदोलन भी किया गया और 2019 से यानी 4 साल से जो बिहार में सीटेट हैं या एसटेट या बीटेट अभ्यर्थी, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो है शिक्षक बनाएगी उन्हें। लेकिन बीच बीच में ये कहा जा रहा था कि आपकी जल्द बहाली होगी। महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद कहा जाने लगा कि जो बहाली प्रक्रिया है उसमें बदलाव करेंगे और नई नियमावली के तहत बहाली होगी। अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके ये जानकारी दिया है कि इसी माह के अंत तक यानी फरवरी के अंत तक जो नई नियमावली है वो आ जाएगी। उसके बाद जो बहाली प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और निश्चित रूप से 2024 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है और अभ्यर्थी है इस बात से डरे हुए थे कि सरकार जो है इसे लटकाकर चुनाव तक ले जाना चाहेगी और जो बहाली प्रक्रिया है शुरू होते होते तकरीबन 7 से 8 महीने लग जाएंगे, क्योंकि नियोजन इकाई को जो जिम्मा मिला है
हाँ। उसमें इस बार जिला प्रशासन जो है उसकी देखरेख में पूरी बहाली होगी। लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए जो इस बार ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बहाली होगी, उसमें कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है और इसको लेकर नई नियमावली तैयार की जा रही है। सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएंगे शिप्रा, और निश्चित रूप से जिस तरह से ट्वीट शिक्षा मंत्री ने किया है, लगान रखने की तैयारी पूरी कर ली गई है और नियमावली आते ही जो बहाली प्रक्रिया है उसका रोस्टर जारी किया जाएगा। जी, युवाओं से आपकी बात हो पाई? जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे रजनीश, उन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कुछ बातचीत हो पाई आपकी? देखिए, इस तरह के ट्वीट और इस तरह के बयान जो है कई बार शिक्षा मंत्री के आ चुके हैं और निश्चित रूप से जो युवा हैं वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं और उन्हें अब इस तरह के ट्वीट पर भरोसा नहीं है। हमारी बातचीत हुई है कई अभ्यर्थियों से, उन्होंने कहा है कि जब फाइनली नई नियमावली आ जाएगी और उसके बाद विज्ञापन जारी 7वें फेज का हो जाएगा तो हम यकीन करेंगे, क्योंकि महागठबंधन सरकार पर उन्हें विश्वास नहीं है, ये युवाओं का कहना है। जी शिप्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रजनीश। बढ़ते आगे और खबर दानापुर के मनेर से है, जहां छितनावा में एक निजी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दबंगों ने छेड़खानी और फायरिंग की है। दबंगों ने संस्था के अंदर तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। संस्थान ने दबंगों पर हथियार के बल पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है और मनेर थाने में लिखित शिकायत की है। मामले में छितनावा गांव के ही 10-12 युवकों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी युवकों की पहचान कर लेने का दावा भी किया है। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ दबंगों ने इंस्टीट्यूट में फायरिंग की, गेट पर तैनात गार्ड को पीटा और छात्राओं के साथ छेड़खानी की। दबंगों की गुंडागर्दी से इंस्टीट्यूट की छात्राएं डरी हुई हैं और इंस्टीट्यूट नहीं आ रही हैं। तो खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां पे नशे में धुत दबंगों ने हंगामा किया है। हमारे छात्राओं की बसों को यहां से 100 मीटर की दूरी पर रोक लिया गया जबरन। रोकने के बाद हमारे बस का शीशा तोड़ दिया गया और वो लोग रड और आर्म के साथ थे, पिस्तौल लहराते हुए मेरे बच्चियों को जबरदस्ती खींचने लगे बाहर। जब लड़कियों ने विरोध किया तो किसी लड़कियों का दुपट्टा, जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनका स्कार्फ, जो बाकी लड़कियां हैं उनका टाई और एप्रॉन वगैरह उतार दिया गया। साथ साथ उनको फिजिकली मिसबिहेव किया गया। लड़कियां चिल्लाने लगी। उसके बाद यहाँ कॉलेज से कुछ लड़के जो जा रहे थे वो दौड़ कर आए उनको बचाने के लिए, लेकिन लड़के चूंकि निहत्थे थे उन लोगों को भी रड से और डंडे से पीटा गया। 12-13 लड़के बस में चढ़ गए, हम लोग के साथ बदतमीजी करने लगे। कुछ लड़कियों लोग का टाई वगैरह भी छीन लिया गया, मेरा बुर्का भी छीन लिया गया। कुछ लड़कियां तो इतना चिल्लाने लगी कि उन लोग को मनाना भी पड़ गया। अब बदतमीजी से कहीं इधर मारना, कभी उधर मारना, बदसलूकी करना हम लोग के साथ। तब हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे आए और हम लोग को थोड़ा हिम्मत मिला, हम लोग को बचाए। मैं यहाँ से गया तो देखा मेरे दोस्तों को और सीनियर्स को, वो लोग एकदम पकड़ के बंदूक रखे हुए थे, तो वो जोर जबरदस्ती करके मारपीट कर रहे थे। तो उन लोगों को बचा के किसी तरह बस निकलवाया मैंने। वो लोग 15-20 लोग थे, बंदूक था, एकदम सब नशे में थे, एकदम धूप से नशा करके। और दानापुर संवाददाता अमरजीत अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमरजीत, पुलिस कह रही है कि अब तक आरोपियों की पहचान हो गई है, तो क्या किसी की गिरफ्तारी इस मामले में? जी देखिए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, लेकिन जो है पुलिस कह रही है कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो सीसीटीवी इंस्टीट्यूट ने पुलिस को मुहैया कराई थी उसी के आधार पर जो है चिन्हित कर लिया गया है। जबकि मनेर थाना से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी के आधार पर हमने सभी का पहचान कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी। फिलहाल जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस गिरफ्तारी का दावा कर रही कि जल्द ही कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से घटना हुई, दबंगई हुई और खास करके जो है रंगदारी के तौर पे ये कहा गया कि हमारे लड़कों का जो है यहाँ पर एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके में ये इंस्टीट्यूट है और यहाँ होना चाहिए। इसी बात को लेकर के जब नकारा गया इंस्टीट्यूट की तरफ से, तब जो है यहाँ के जो दबंग लड़के थे उन्होंने जो है उसमें घुसकर, इंस्टीट्यूट में घुस करके हॉस्टल के बच्चों को भी पिटाई किया और साथ में इंस्टीट्यूट में जो है तोड़फोड़ किया और जो गार्ड नहीं घुसने दे रहा था उसकी भी पिटाई की और फायरिंग भी की गई। साथ ही जो बस इस इंस्टीट्यूट में आता है उसे 100 मीटर की दूरी पर ही रोक लिया गया और वहां पर से सारे बच्चों को उतार लिया गया। जो नहीं उतर रहे थे उनके साथ छेड़खानी भी की गई। उनके जो ऊपरी अंग वस्त्र होते हैं उन्हें जो है झपट्टा गया और उसे जो है हटाया गया, जो काफी जो है शर्मनाक तरीके से जो है बच्चों के साथ जो है बिहेव हुआ। उसकी वजह से 80% जो छात्राएं हैं वो यहाँ नहीं पहुंच पा रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरजीत।
और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोजपुर से बड़ी खबर है, शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई है। जगदीशपुर के दुल्हिनगंज में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि ईंट भट्टे के पास से शव बरामद किया गया है। रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप लगाया गया है। शराब का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक के शरीर पर जख्म के कई सारे निशान मिले हैं, जिससे ये आशंका जाहिर की जा रही है कि मृतक की पीट कर हत्या की गई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुट गई है। कुछ नहीं भाई, बस कुछ न भाई रहा, खाली खाना खा के बोनी किया होता नहीं और ना कोई। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि हमारे के विशेष और केदार घाटी देव के कहत रहलो, फांसी लगावे कहत रहलो, मारे के कहत रहलो, उहे कइले बालो, दोसर ने के कइले। माने आपके पति को हत्या कर दिया? हां, हत्या कर दिया। माने ये लोग पीट के? हां, ईंटा से पीट के कइले बालो। स्पष्ट अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। अच्छा। मृत्यु का क्या कारण है? रात्रि में भट्ठा पर गिरा हुआ था, हम लोग आए देखे हैं। शरीर पर बाहर से कोई चोट नहीं है। परिजन जो है वो पीट के हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अभी लिखित दिए नहीं है। सारण से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 युवकों की मॉब लिंचिंग यहां पर हुई है, जिसमें एक इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पीएमसीएच मांझी के मुबारकपुर की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व के विवाद को लेकर मुखिया प्रतिनिधि ने भीड़ को इकट्ठा किया, फिर 3 युवकों को मॉब लिंचिंग का शिकार बना दिया गया। लोगों ने मुखिया प्रतिनिधि पर युवकों पर फायरिंग का आरोप भी लगाया है। परिजनों ने मुखिया प्रतिनिधि पर साजिश के तहत हमला करवाने का आरोप लगाया और इस मामले की जांच की मांग की है। मुखिया जी फायरिंग करके और दूगो फायरिंग की है और कारतूस बिटोर कर रख लिए हैं और वही पुलिस प्रशासन को दिखाने के लिए, पुलिस प्रशासन को दिखाने के लिए। तुम लोगों की तरफ से भी कोई फायरिंग किया है? नहीं, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। खेत बटन आदमी जाए और हम लोग फायरिंग काहे करेंगे लोग। और छपरा संवाददाता संतोष गुप्ता अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, कब की एक घटना है और फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, कल का ये मामला है जब मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में विजय यादव एक मुखिया प्रतिनिधि है, जिन्होंने अचानक एक मामला सामने लाया कि उनके ऊपर कुछ लोगों ने फायरिंग की है और फायरिंग के बाद 3 लोगों को पकड़कर उन लोगों ने पिटाई की, एक कमरे में बंद करके पीटा गया। और उसके बाद ये मामला जब सामने आया तो पुलिस प्रशासन वहां पहुंची है। तीनों जो युवक थे उनको भीड़ के चंगुल से छुड़ा करके अस्पताल लेके आए, जहाँ एक अमितेश कुमार की मांझी में इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 लोग अभी घायल है, जिन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। और अब ये आरोप लगाया, जो युवक है उनके परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि विजय यादव जो मुखिया प्रतिनिधि, उन्होंने साजिश के तहत युवकों को फंसाया है। इसमें उन्होंने युवकों को खुद बुलाया वहां पे, अब बुला करके वो पहले से साजिश के तहत इन लोग की पिटाई करवाई गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई है, 2 लोग घायल है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और मामले की जांच की जा रही है। और इस मामले को लेकर के पुलिस ने आगे भी अनुसंधान जारी रखा है। फिलहाल जो घायल है वो पटना में इलाजरत है, उनसे भी बयान लिया गया है पुलिस के द्वारा। लेकिन जो ये पहले भी बताया गया था कि ये मामला जो है पुरानी रंजिश का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिजनों का जो आरोप है कि एक साजिश के तहत इस तरह से ये हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। बढ़ते आगे, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के साथ साथ आयुर्वेदिक अस्पतालों को भी हाईटेक करने की कवायद जारी है। पटना का आयुर्वेदिक अस्पताल अब पूरी तरह से सुविधाओं से लैस हो चुका है और यहां मुफ्त में इलाज के साथ साथ अब सभी प्रकार की जांच की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। अस्पताल में अब डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डेंटल यूनिट, आई यूनिट स्थापित हो चुके हैं, जिसका असर है कि मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। अस्पताल के चिकित्सकों की माने तो अब रोजाना 500 से ज्यादा मरीज ओपीडी में इलाज करवाने पहुंच रहे हैं और उन्हें मुफ्त में हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही है। आयुर्वेदिक कॉलेज के चिकित्सकों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। पटना का आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल अब हाईटेक सुविधाओं से लैस हो चुका है, यानी डिजिटल एक्सरे मशीन के साथ साथ अल्ट्रासाउंड मशीनें यहां पर लग गई है। उसके बाद अब जो मरीज आते हैं उनका मुफ्त में अब ना सिर्फ इलाज हो रहा है बल्कि जांच भी की जा रही है। तो डॉक्टरों की पूरी टीम हमारे साथ है, जरा बात कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है कि अब आयुर्वेदिक कॉलेज में अब मुफ्त में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं?
मुफ्त में सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं बहुत दिन से। अभी इधर हम लोग डिजिटल एक्सरे और डेंटल की सुविधा, बाकी अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा मुफ्त में मरीजों को चिकित्सा के साथ साथ जांच की, पैथोलॉजी की भी सारी जांच हमारे यहाँ हो रही है। और पहले से रोगी को बेहतर चिकित्सा सुविधा इस आयुर्वेद महाविद्यालय में मिल रहा है और हम प्रयासरत हैं कि इससे भी अच्छा से अच्छा सुविधा हम उपलब्ध कराएं। एक्सरे की क्वालिटी थी, अब उस हिसाब से अब काफी बेहतर हो अब डिजिटल एक्सरे हो गया है, बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ, बाहर किसी पेशेंट को या तो इंडोर में हो चाहे आउटडोर में हो, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है और ये पूरा मुफ्त में ये किया जाता है। बिल्कुल, तो आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में न सिर्फ आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से इलाज किया जा रहा है, बल्कि अब पैथोलॉजी के साथ साथ डिजिटल एक्सरे, डेंटल यूनिट और उसके साथ साथ जो अल्ट्रासाउंड यूनिट है वो भी एस्टेब्लिश कर दिया गया है। यानी अब मरीज को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और यही वजह है कि मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा भी होने लगा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।